हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे और वो चैप्टर है हमारा गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। पिछले वीडियोज में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अतः आपने उसका अध्ययन नहीं किया है तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, गुप्त काल का संस्थापक, गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों श्रीगुप्त। इसका शासन रहा 240 से 280 ईस्वी। 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हुए। अब श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच हुए, जिसका शासन रहा 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच जो कि श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए, इसका शासन रहा 280 से 320 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इससे संबंधित कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है। अब आते हैं गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, जो कि थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन रहा 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, और ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उसके बाद में गुप्त वंश 319 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। इनके द्वारा गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाया।
उसके बाद में इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी घटोत्कच ने, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। विवाह किया। ये चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब इनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त। अगले शासक हैं समुद्रगुप्त, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इनका काल रहा 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और इन्हीं विजयों के कारण इनको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। देखिए दोस्तों, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। इन्हीं विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि एक तो भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई है, तो उसका उत्तर है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी, तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, इस लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना
की थी। उसके बाद में है दोस्तों, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसके दरबार में बौद्ध गुरु वसुबंधु भी रहते थे, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री भी थे। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। उनके दरबार में बौद्ध गुरु भी रहते थे, जिनका नाम था वसुबंधु, और वो समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे। समुद्रगुप्त के मंत्री बौद्ध गुरु वसुबंधु थे। इसके बाद में दोस्तों, अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी में था, अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। अब देखिए, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। सीधा सा मतलब है दोस्तों कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसके बाद में उन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। इनके कई अन्य नाम भी हैं, कई अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जिनमें कविराज, विक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक भी कहते हैं। कविराज, विक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक, ये इनकी उपाधियां और अन्य नाम हैं। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था, उसको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, उसको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, ये हुई महत्वपूर्ण जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में। एक बार दोबारा देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश को या गुप्त काल को भारतीय इतिहास का
स्वर्ण काल भी कहते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, जिनका शासन 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा था। इसके उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच, जिनका शासन 280 से 320 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच ने एक उपाधि है महाराज की उपाधि, वो धारण की थी। उसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहलाए। इन्होंने गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाई। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अब चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी आते हैं समुद्रगुप्त, जिनका शासन रहा 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जिनका नाम था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे और धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे। उनके दरबार में बौद्ध गुरु वसुबंधु मंत्री भी थे। अशोक द्वारा निर्मित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि कौशाम्बी में स्थित था, अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उन्हीं के कारण उन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। इनके अन्य नाम हैं कविराज, विक्रमंक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उनको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बाद में दोस्तों इनके उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले कालिदास, दूसरे धन्वंतरी, तीसरे वेताल भट्ट, चौथे थे अभय सिंह, पांचवें घटकरपर, छठे थे वराहमिहिर,
सातवें थे वररुचि, आठवें थे छपणक, और नौवें थे शंकु। ये कालिदास के ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। इनके दरबार में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट भी था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। इनके दरबार में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और फाहियान की रचना है वो है फाकोकी। फाहियान की रचना फाकोकी है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का वर्णन है। इनसे संबंधित है मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण, जिन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड में ने करवाया था। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इनके अन्य नाम हैं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है परम भागवत। अब देखिए दोस्तों, इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इनका शासन रहा 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। दोस्तों, कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम है गोविंद गुप्त, और इनके अन्य नाम उपनाम, इनके अन्य नाम है श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य। श्री महेंद्र या और महेंद्रादित्य, इन नामों से भी कुमारगुप्त को जाना जाता है। अब कुमारगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बाद में बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हुणों का प्रथम आक्रमण इनके शासनकाल के समय हुआ, जिन्हें पराजित करने के लिए इन्होंने स्कंदगुप्त को भेजा था। हुणों का प्रथम आक्रमण इनके समय में हुआ था।
जिनको पराजित करने के लिए, जिनको पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा था। स्कंदगुप्त को भेजा था। ये था दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब इनके उत्तराधिकारी आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, और इनका शासनकाल रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। 467 ईस्वी तक। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित किया। इनके बाद में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। उसके बाद में स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है भीतरी अभिलेख, जिसमें स्कंदगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें स्कंदगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। अब इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए भानुगुप्त। भानुगुप्त, भानुगुप्त के समय 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से प्रथम बार किसी महिला के सती होने का प्रमाण मिला है। भानुगुप्त के समय 510 ईस्वी में एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है, एरन अभिलेख से प्रथम बार किसी महिला के सती होने का प्रमाण मिला है। सती होने का प्रमाण मिला है। मिला है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद में अन्य कोई ऐसा राजा हुआ नहीं जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिले। अब है दोस्तों अंतिम शासक, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक, जो कि विष्णुगुप्त को माना गया है। विष्णुगुप्त गुप्त शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये तो हुआ दोस्तों गुप्त साम्राज्य के बारे में। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासनकाल था 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। इस अवसर पर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ से बहुत ही मुख्य क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी और किस अवसर पर धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के अवसर पर धारण की थी, और इस अवसर पर उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें 9 रत्न कौन कौन से थे? कालिदास, जिनकी कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, अभय सिंह, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, क्षपणक और शंकु, ये 9 रत्न थे। इनके दरबार में आर्यभट्ट भी थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय नामक रचना की है। चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहयान की रचना थी फा को की, जिसमें भारतीय शासन का वर्णन है। मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मेहरौली लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बना था? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री है वो भारत आया था? तो वो है फाहयान। अनेक क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय से बनते हैं। इनके अन्य नाम थे परम भागवत। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत भी कहा जाता है। अब इनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त, जिनका शासन रहा 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। इनके अन्य नाम थे गोविंद गुप्त, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। इनके नाम से भी कुमारगुप्त को जानते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन के शासनकाल में हुई, या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त ने, जो कि आगे चलकर बौद्ध शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना। उसके बाद में इन्होंने सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण इनके काल में हुआ था। इन्होंने हूणों को पराजित करने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण किनके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में। इनको पराजित करने के लिए किनको भेजा गया? तो वो है स्कंदगुप्त को भेजा गया था। अब इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी आता है स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इन्होंने हूणों को पराजित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। आक्रमण हुआ था सर्वप्रथम कुमारगुप्त के शासन काल में। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख है भीतरी अभिलेख, जिसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 ही महत्वपूर्ण बातें हैं स्कंदगुप्त के बारे में। हूणों को पराजित किया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, और इनसे संबंधित है भीतरी अभिलेख, जिसमें स्कंदगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के समय 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से प्रथम बार किसी महिला के सती होने का प्रमाण मिला है। और भानुगुप्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, सिर्फ एरण अभिलेख है वो ही भानुगुप्त से संबंधित है। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ था विष्णुगुप्त। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले पार्ट द्वितीय में हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, मंदिर और स्थापत्य कला के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।